पचित भोजन का अवशोषण। भोजन का पाचन छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है और तथा वह इस रूप में परिवर्तित हो जाता है और कि उसका आंत्र की कोशिकाओं द्वारा अवशोषण किया जा सके और छोटी आंत में उपस्थित रसांकुर की कोशिकाएं पचित भोजन का अवशोषण कर उन्हें रक्त तथा लसिका में पहुंचा देती है और रुधिर द्वारा ये पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। पचित भोजन के अवशोषण के पश्चात ही बिना पचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत से इससे जल का अवशोषण कर लिया जाता है तथा शेष मल के रूप में भी मलाशय में इकट्ठा होकर के गूदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है पाचन का सारांश। ग्रंथि रस, एंजाइम और क्रियाकारक क्रियाफल। ग्रंथि रस लार, ग्रंथि लार और अमाशय जठर रस, और इसमें एंजाइम है टायालिन, पेप्सिन, रेनिन, और उसके बाद क्रियाकारक क्रियाफल में स्टार्च, माल्टोज, प्रोटीन, प्रोटीजोजेज, पेप्टोस्टोन, और दूसरा रेनिन में आ जाता है कैसीन के पैराकैसिनेट। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रंथि रस, अग्नाशयी रस, इसमें आ जाते हैं एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा है लाइपेज, और इसके अंदर आ जाता है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स और क्रियात्मक क्रियाफल है ये, और फिर स्टार्च शर्करा है। उसके बाद आता है तीसरे में वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। फिर है नेक्स्ट ग्रंथि रस आंत्रीय रस, इसके अंदर पहला तो है इरेप्सिन एंजाइम, और दूसरा है माल्टेज, तीसरा है सुक्रेज, चौथा है लैक्टेज और पांचवा है लाइपेज। और इसके अंदर क्रियाकारक क्रियाफल है प्रोटीन अमीनो अम्ल, मल्टोज ग्लूकोज, और सुक्रेज में सुक्रोज, ग्लूकोज में ग्लेक्टोज, और लैक्टेज में लैक्टोज और ग्लूकोज व फक्रोटोज, और लाइपेज में आ जाते हैं वसा, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। श्वसन तंत्र में प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यही ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचकर के भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन हम श्वास के साथ में अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल व CO2 का निर्माण भी होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यही श्वसन कहलाता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी वे सभी अंग सम्मिलित होते हैं जिनसे की होकर के वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे कि नासा मार्ग, श्वास नली और श्वसनिका और फेफड़े आदि। नासा मार्ग में मनुष्य में दो नासा छिद्र पाए जाते हैं। दोनों ही नासा छिद्र एक गुहा में खुलते हैं जिसे कि नासा गुहा कहते हैं, और नासा गुहा तथा नासा छिद्रों की भित्ति पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें कि श्लेष्म स्रान्वित होता है। इस श्लेष्म में वायु के साथ में आने वाले सूक्ष्म जीव तथा धूल के कण चिपक जाते हैं और तथा फेफड़े में नहीं जा पाते हैं, और नासा गुहा पीछे की ओर ग्रसनी में खुलती है। फिर कंठ और श्वास नली। श्वसन मार्ग का विभाग जो कि ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है कंठ या फिर स्वर यंत्र कहलाता है। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर भी एक पतला पत्ती के समान कपाट इपिग्लॉइटिस होता है और श्वास नली वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष की भांति लटकती रहती है। फेफड़ा। वक्ष गुहा में एक जोड़ी शंक्वाकार फेफड़े होते हैं और फेफड़े रचनात्मक दृष्टि से स्पंजी होते हैं और प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा आवृत रहता है और फेफड़े एक कुंचनशील होते हैं, और जब ट्रेक्रिया से होकर के वायु फेफड़े तक पहुंचती है तो वे गुब्बारे के समान फूल जाते हैं और वक्षीय गुहा की पेशियों एवं पसलियों के संकुचन एवं शिथिलन के वायु फेफड़े के अंदर एवं बाह्य बाहर निकलती है। और फिर डायफ्राम। इसमें वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक पतले पट्ट द्वारा बंद रहता है जिसके कि डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से वक्ष गुहा का आयतन भी घटता है जिससे कि वायु फेफड़े में प्रवेश करती है तथा बाहर निकलती है। फिर है श्वसन की क्रिया विधि। इसमें इसी पूरी प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले तो बाह्य श्वसन। प्राणी और वातावरण के बीच में गैसों O2 व CO2 का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। गैसों का परिवहन है। श्वसन गैसों O2 व CO2 का परिवहन रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यह चमकदार लाल रंग का होता है। HB हीमोग्लोबिन बैंगनी प्लस O2 ऑक्सीजन, और फिर तीर का निशान दिखा करके HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन गहरा चटक लाल। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन CO2 का परिवहन रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर के बाह्य कार्बोनेट्स के रूप में भी तथा कार्बोमिनो
कार्बेमिनो यौगिकों के रूप में भी होता है। और नोट है, मनुष्य में सांस लेने की दर 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है और जन्म के समय श्वास दर 40 से 70 बार प्रति मिनट होती है और सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिली वायु फेफड़ों में हर समय भरी रहती है। कुछ प्राणियों के श्वसन अंग हैं। प्राणी और श्वसन अंग: मछली, झींगा एवं सीप, छिपकली, पक्षी या मनुष्य, केंचुआ और टिड्डे और मक्खी एवं तिलचट्टे। श्वसन अंग है मछली में जो झींगा एवं सीप में क्लोम, गिल, और छिपकली, पक्षी एवं मनुष्य में फुसफुस और फेफड़े, केंचुआ में त्वचा और टिड्डे, मक्खी एवं तिलचट्टे में श्वास नली। फिर श्वसन संबंधी रोग में अस्थमा, यह एलर्जी से होने वाला रोग है जो कि पराग, धूल, कण, खाद्य पदार्थों, ठंड, धूम्रपान आदि से हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। फिर सिलिकोसिस, वे श्रमिक जो कि सिलिका के खानों में कार्य करते हैं जिसमें ये रोग होते हैं, आने की संभावना अधिक होती है। सिलिका के बारीकीकरण वायु के साथ में फेफड़ों में प्रवेश करके उसमें फाइब्रोसिस तथा सूजन पैदा कर देते हैं। और फिर निमोनिया, यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है और इसमें फेफड़ों के सरल कफ भर जाता है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। फिर है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज भी सर्वप्रथम विलियम हार्वे व मॉर्सेली मेल्पी जी ने की थी। और परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार की परिसंचरण तंत्र में रक्त या फिर हिमोलिम्फ सीधे ही अंगों के संपर्क में रहता है या फिर शरीर में विशेष कोटरों में उपस्थित होता है तथा बिना वाहिनियों के खुले रूप में भी बहता है। उदाहरण के लिए अकशेरुकी प्राणियों जैसे कि काकरोच आदि में। पहले बंद परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार के तंत्र में रुधिर पूर्ण रूप से भी वाहिनियों में बहता रहे तथा अंगों में सीधे संपर्क में नहीं रहता है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र उच्च प्राणियों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए कशेरुकी तथा सिफेलोपोडा वर्ग के सदस्यों में, मोलस्का तथा मनुष्यों में। परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ रुधिर होता है और मानव रुधिर का पीएच 7.3 से 7.4 होता है और यह हल्का क्षारीय होता है। और परिसंचरण तंत्र में के मुख्य भाग हैं, पहला हृदय तथा रुधिर वाहिकाएं। हृदय, मानव का हृदय वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में मेड्यूस्टेयुमन में स्थित होता है और ये एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। इसमें होती है महाध्वनि, फुसफुसी धमनी और दाईं अलिंद, बाईं अलिंद, त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, दायां निलय और बायां निलय। हृदय की संरचना बताइए ये। और फिर है स्तनधारियों के हृदय 4 कोष्ठी होते हैं। ऊपर वाले 2 कोष्ठक आलिंद कहलाते हैं और जिन्हें की दाईं आलिंद एवं बाईं आलिंद कहते हैं तथा नीचे वाले 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं जिन्हें की दायां निलय व बायां निलय कहते हैं। और दाईं आलिंद एवं दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर तथा बाएं आलिंद एवं बाएं निलय में जो है शुद्ध रुधिर होता है। दायां आलिंद महाशिरा से अशुद्ध रुधिर प्राप्त करता है तथा बायां आलिंद फुसफुसी शिरा से शुद्ध ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट तथा बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच में द्विवलनी कपाट होते हैं। और कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में प्रभावित होने से भी रोकते हैं। और दाएं निलय से अशुद्ध एवं रक्त फुसफुसी धमनी द्वारा फेफड़ों तथा बाएं निलय से शुद्ध रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। फुसफुसी धमनी एवं महाधमनी के अंदर भी अर्ध चंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो कि रक्त को पुनः निलय में लौटने से रोकते हैं। फिर हृदय की कार्यप्रणाली। स्तनधारियों का हृदय पेशी जनित होता है और हृदय पेशियां कहलाती हैं। हृदय का कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पंप करना है। हृदय का यह कार्य भी आलिंद और निलय के लयबद्ध संकुचन एवं विश्रांति के कारण संपन्न होता है। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से भी हृदय की धड़कन कहते हैं। सामान्य मनुष्य के हृदय की धड़कन 72 बार यानी मिनट होती है और हृदय की धड़कन दाहिने आलिंद में स्थित ऊतकों के एक समूह से शुरू होती है जैसे कि पेस मेकर कहते हैं। और हृदय की धड़कन मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित कार्डियक केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। हृदय की धड़कनों की ग्राफीय रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक उपकरण से भी की जाती है। फिर रुधिर वाहिकाएं। शरीर में रुधिर का परिसंचरण वाहिकाओं द्वारा होता है और जो कि शरीर वाहिकाएं कहलाती हैं। और शरीर में 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं धमनी, शिराएं और केशिकाएं भी होती हैं। धमनी, रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिकाएं धमनी कहलाती हैं। इसमें शुद्ध रुधिर का प्रभाव तेजी से तथा अधिक द्राव पर ही होता है। और
महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है और धमनी में शुद्ध रुधिर होता है, और परंतु फुसफुस धमनी फेफड़ों के अशुद्ध रुधिर को और ले जाती है। फिर सिरा, शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रुधिर को हृदय की ओर लाने वाली वाहिकाओं को सिरा कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी सिराएं तो ऊर्ध्व तथा निम्न महाशिरा हैं, और सिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है, और ये परंतु फुसफुसी सिराओं में शुद्ध रुधिर भी होता है। केशिकाएं, ये पतली रुधिर वाहिकाएं होती हैं, और केशिकाओं में रुधिर बहुत ही धीमे बहता है। विभिन्न पदार्थों का रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य भी विनिमय केशिकाएं द्वारा ही होती है। रुधिर दाब, हृदय के संकुचन में धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन और अनुशिथिलन दाब रुधिर दाब 120 से बढ़ाए 80 होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बोलते हैं जिसे। और रुधिर दाब मापने वाले यंत्र का नाम सिफ्नो मैनोमीटर है। और फिर लसिका तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र के अतिरिक्त मनुष्य में एक लसिका तंत्र भी होता है। लसिका एक प्रकार का संवहन तरल है और जो कि ऊतकों के बीच में एकत्रित हो जाता है, और लसिका हल्के पीले रंग का तरल है जिसमें कि लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। लसिका तंत्र की संरचनाएं, लसिका तंत्र में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं। पहले तो लसिका गांठें, लसिका केशिकाएं और लसिका वाहिनियां आदि। फिर लसिका के कार्य हैं। लसिका के उपस्थित लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का भी निर्माण करके संक्रमण से सुरक्षा करते हैं। लसिका द्वारा दीर्घ अणुओं जैसे कि प्रोटीन, हार्मोन आदि का परिवहन होता है, और लसिका द्वारा वसा का अवशोषण एवं परिवहन होता है, और शरीर में प्रवेश करने वाले जल के लिए भी लसिका वाहिनियां अस्थायी आश्रय का कार्य करती हैं। रुधिर, ब्लड, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, और मानव में रुधिर का आयतन भी लगभग 5 लीटर होता है, और रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। और रुधिर के 2 अवयव होते हैं, एक तो प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा ये रुधिर का आजीवित तरल भाग होता है। रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में लगभग 92% भाग जल तथा 8% भाग कार्बनिक पदार्थ घुलित तथा कोलाइड रूप में पाए जाते हैं। रुधिर प्लाज्मा के कार्य हार्मोन तथा पचे हुए भोजन का संवहन करना, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, शरीर में ऊष्मा का समान वितरण करना। रुधिराणु या फिर रुधिर कणिकाएं ये रुधिर का 40 से 45% भाग बनाती हैं। रुधिर में निम्नलिखित 3 प्रकार के रुधिराणु होते हैं। लाल रुधिराणु आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोयुलस ऑफ आइथोरोसाइटिक, और श्वेत रुधिराणु व्हाइट ब्लड कार्पोलेसिस और ल्यूस्टिक WBC। फिर है ग्रेन्युलाइस्ट, और इसमें पहला तो है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है इओसिनोफिल्स, तीसरा है बेसोफिल्स। फिर है बी एग्रेन्युलोसाइट्स, इसमें पहला है लिम्फोसाइट्स, दूसरा है मोनोसाइट्स। और रुधिर पट्टिकाएं, इसमें लाल रुधिराणु कुल रुधिराणु का भी 99% भाग बनाते हैं, और स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, और परंतु ऊंट एवं लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। वयस्क पुरुषों तथा स्त्रियों में इनकी संख्या क्रम से 5 मिलियन तथा 4.5 मिलियन होती है। और एरिथ्रोसाइट्स में लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भी उत्तरदायी होता है। रक्ताणु एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा जो कि बोन मैरो में होता है, और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं यकृत, प्लीहा एवं अस्थि मज्जा में नष्ट होती है, अतः प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। फिर श्वेत रुधिराणु, श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स रंगीन होते हैं, और मानव में इनकी संख्या 6000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है, परंतु संक्रमण की अवस्था में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा तथा लसिका ऊतकों में होता है। इनका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है, और ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स, ये कुल श्वेताणुओं का लगभग 65% भाग बनाती हैं। इनकी कोशिका द्रव्यों में कणिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, और ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो न्यूट्रोफिल्म, श्वेत रुधिराणु, इनकी संख्या सबसे अधिक लगभग 60 से 70% तक होती है, और इसका मुख्य कार्य जीवाणु तथा अन्य बाह्य पदार्थों को भक्षण करना है। इन्हें माइक्रोफोसेज भी कहते हैं। फिर इयोनोफिल्स, इनका केंद्रक द्विपालित होता है, और परजीवी संक्रमण तथा एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर बेसोफिल्स, ये कुल श्वेताणु का 0.5% बनाती है।